सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी टॉपिक वाइज जो सीरीज स्टार्ट किया उसमें आपका स्वागत है। उसमें आज अपन दूसरा वीडियो, जो पिछले बार मैं टॉपिक करवा चुका था, इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो अपन आज ये देखेंगे। इस पार्ट में जो पिछला पढ़ा उससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक बात ये और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अपन टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं उसके पीछे मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने का उद्देश्य यही है कि जिस भी विद्यार्थी को जो टॉपिक पढ़ना होगा वो उस हिसाब से अपन नंबरिंग कर देंगे इस वीडियो पे, थंबनेल पर ही, तो उस हिसाब से वो वीडियो उसके देख पाए। और ये वीडियो जनरल कंपटीशन एग्जाम में कॉन्सेप्ट समझने के में हेल्प तो करेंगे, उसके अलावा किसी के एनसीईआरटी भी पढ़नी हो वो भी अच्छे से कवर करेंगे। उस पर भी मैं कुछ डाउट क्लियर करूंगा। एनसीईआरटी का मेरे पास कुछ मैसेज आया था कि सर आप ऐसे मत ऐसे करवाओ, तो वो एक बात। उसके अलावा ऑल एग्जाम अदर कोई भी जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम, उसके अलावा स्कूल व्याख्याता का ले लो, सेकंड ग्रेड में कोई टॉपिक हो, एसएसटी वगैरह में इसका इंटीरियर ऑफ अर्थ का टॉपिक है तो वहाँ से टोटल प्रश्न इधर से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आरएएस मेंस का भी जो रिटर्न का प्रैक्टिस होता है उसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ का 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो भले ही रिटर्न लैंग्वेज की अपन प्रैक्टिस ना करें वो अलग बात है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्यों है, कैसे है, क्या है। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि कल के वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा समराइज एक बार कर लेते हैं तो एक कनेक्ट फील होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके थे, टॉपिक अपना आपको पता ही है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसका दूसरा पार्ट है ये। पहले वीडियो में अपन पढ़ चुके थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, इसकी जरूरत आवश्यकता है या क्यों महसूस हुई, उस पर अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद भूगर्भिक भूगर्भिक संरचना के स्रोत क्या थे, भूगर्भिक आपकी ये जानकारी के स्रोत, भूगर्भिक जानकारी के स्रोत क्या है, भूगर्भिक जानकारी के स्रोत। उसमें अपन ने देखे थे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोत, अच्छे से मैं समझा चुका था इसको, दोनों को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। उसके बाद अपन ने ये दोनों देखने के बाद इसमें तापमान वगैरह काफ़ी डिटेल में अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी को मुख्यतः उसमें परतों के आधार पर 3 भागों में बांटा है, जिसमें आप देखोगे भूपर्पटी, प्रावार या मेंटल, और तीसरा कोर या क्रोड। ठीक है, इन तीनों को अपन विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके अलावा फिर अपन देखेंगे तीनों को बांटा है मेन मुख्यतः आधुनिक मत के आधार पर। इसके अलावा इसको अलग अलग विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बांटा है, उसमें विभिन्न विद्वानों के मत देखेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले ये डॉली का देखेंगे, जेफरीज का देखेंगे, जेफरीज के अलावा होम्स का देखेंगे, होम्स के अलावा वान डर ग्राट का देखेंगे, वान डर ग्राट। अब ये चारों के मत है विद्वानों के, चारों के मत अपन देखेंगे। चारों को बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे कि किसने कौन कौन सी परतें बताई है और किस आधार पर इसने वर्गीकरण किया है। इसका कोई अपन डिटेल में इसको नहीं जाना है, बहुत शॉर्ट में 5-7 लाइन का है, तो शॉर्ट में इसको अपन देखेंगे। इसके अलावा इसके आगे अपन अब पढ़ेंगे असंबद्धता परत, डिसकंटिन्यूटी लेयर, असंबद्धता परत। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आज के वीडियो में अपन ये वाला टॉपिक देखेंगे, असंबद्धता परत देखेंगे दोनों, और अगले वाले में शॉर्ट में ये देख के, और जो एमसीक्यू और या पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के इस टॉपिक से संबंधित होंगे उसकी एक वीडियो डल जाएगी। तो अगला सवाल ये, जैसे कि प्रश्न ये था मेरे पास आया वो कि सर एनसीईआरटी बिल्कुल हूबहू आप उसके यूनिट वाइज करवाओ। तो उसमें फ़र्क ये रहेगा कि आप जैसे कि खुद खोल के देखना, ये इंटीरियर ऑफ अर्थ का यूनिट 3 में है, 11वीं की भौतिक भूगोल की किताब में। तो आप जैसे खोल के देखोगे कि कल मैंने जो वीडियो बताया था उसमें मैंने अप्रत्यक्ष वाले में तापमान, दबाव और घनत्व की जो व्याख्या की थी वो आपको ठीक है उसमें समझाया हुआ है, लेकिन एक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। तो अच्छे से क्लियर करके मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में एनसीईआरटी बताई थी, तो अब के बार अपन ऐसा करेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे इसको कि कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और किसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपके ये मन से वो वहम निकल जाएगा कि हाँ इसी से पढ़ा रहे हो। बाकी काफ़ी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने की होती है, 2 लाइनों में दे रखा होता है, उसके पीछे पूरा ऐसे 5 मिनट 7 मिनट लग जाती है समझाने में। जैसे आप देखना एक बार तापमान दबाव वाला मैंने पढ़ाया था उसको, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो जैसे कि आज के टॉपिक पे आते हैं, पिछली बार भी मैंने ये बता दिया था, पिछले एनसीईआरटी का जो मैंने बताया वो पिछले लेक्चर में। तो अब की बार अपन ये देखेंगे कि भू प्रॉपर्टी, इसमें जो लिखे हुए हैं 2 पेज ये एनसीईआरटी के, उसमें आप देखोगे तो भू प्रॉपर्टी क्रस्ट लिखा हुआ है, सबसे बाहरी भाग है। मैं खाली रीड कर रहा हूँ, इसको आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे। बाहरी भाग है, भंगुर है, ये लिखा हुआ है, ये 5 किलोमीटर 23 किलोमीटर
ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, आप एक बार इसको देख लेना, इसको कर लेना, क्योंकि पढ़ने में अपन टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। इसके आगे आप देखोगे तो ये पोर्शन दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्रोड का लास्ट में दिया हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इसमें ऐड कर दूंगा कि ये पढ़ेंगे ना, इसके बाद अपन पढ़ेंगे भूकंप व ज्वालामुखी। भूकंप व ज्वालामुखी, इसके पीछे भी कारण ये है, जैसे कि अभी एनसीईआरटी वाला मैंने वो सवाल बताया कि ऐसे करवाओ, तो उसमें तीसरी यूनिट में आप देखेंगे तो भूकंप, ज्वालामुखी, आंतरिक संरचना तीनों मिक्स में दिए हुए हैं। और मिक्स में दिए इसलिए हुए है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई है। अब इसको तीनों साथ में करेंगे तो एक में समेटा नहीं जाएगा, इसलिए अपन एक बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी ले लेंगे। इस जानकारी के बाद अपन ये देखेंगे कि भूकंप व ज्वालामुखी क्यों आते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने में ये जानकारी अपनी क्या करेगी, सहायता करेगी। तो एक बार ये और आप ये देख लो, ये वाला टॉपिक पेज नंबर आप देख लेना, पृथ्वी की संरचना आज ये मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा इसका पार्ट है ये वाला यहाँ तक। इसके बाद में ये ज्वालामुखी व भूकंप हम करेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा चित्र में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, साइड से क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। इसमें दिखा रहा है कि ये सागरीय भाग है, ये पर्वतीय भाग है, इसको विभिन्न परतों में बांटा गया है। अब आप जैसे कि यहाँ पे देखो, ये समुद्र वाला पोर्शन आ गया, ये पर्वत वाला आ गया, इसके नीचे जो ये परत बनी हुई है यहाँ से लेके ये पूरी कंप्लीट ऊपर तक देखिए जा रही है ये, इसको इसने लिख रखा है क्रस्ट 0 से कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर लिख रखा है, 0 से 100। और इसको वापस क्रॉस सेक्शन लिया है, इसको तो वापस देखो यहाँ पे इसको भी दिखा रहा है, ये कौन सा लिया है, क्रस्ट, ये वाला पोर्शन जो आपको ब्लू के नीचे दिखाई दे रहा होगा वो पोर्शन लिया है। तो ये क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, क्रस्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में भूपर्पटी या क्रस्ट। इसको कहाँ तक दिखाया है, 0 से 100 किलोमीटर तक दिखाया गया है। अब इसके नीचे आप देखोगे तो ये वाली लाइन लिख रखी है, और फिर यहाँ तक ये क्या है, मेंटल, ये पूरा बीच का मेंटल दिखा रखा है। इसके बाद आप देखोगे आउटर कोर मतलब बाहरी, इसको बोलते हैं मेंटल, को हिंदी में बोलते हैं प्रावार या मेंटल, प्रावार, या फिर हिंदी में आपको ऐसे ही मिल जाएगा मेंटल या मेंटल, ठीक है। इसके बाद 2900 से 5100 तक इसको लिख रखा है इसने आउटर कोर। आउटर कोर को लिखेंगे बाह्य अंतरतम, बाह्य क्रोड लिख लो, कोर लिख लो, या बाह्य अंतरतम, बाह्य अंतरतम। इसके अलावा इनर कोर को क्या लिखेंगे, आंतरिक अंतरतम। ये खाली शब्दावली है, मेन चीज समझने की ही है। इसके बाद जैसे कि आपने ये तो देख लिया कि क्रस्ट का भाग 0 से 100 किलोमीटर तक है, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ये पहाड़ वाला, और ये इसके बाद मेंटल का हिस्सा शुरू होता है 100 किलोमीटर के बाद से। कहाँ तक जा रहा है मेंटल का हिस्सा, 100 के बाद से 2900 किलोमीटर तक जा रहा है। तो 100 से 2900 तक का हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रावार या मेंटल। इसको जैसे कि आप अलग अलग अपन कर देते हैं, देखिए जैसे कि एक ये आ गया भूपर्पटी, दूसरा प्रावार या मेंटल आ गया, तीसरा क्रोड का आ गया। क्रोड को लेकिन 2 भागों में बांटा है, तीसरा क्रोड या कोर, इसको 2 भागों में बांटा है, बाह्य क्रोड या अंतरतम या आंतरिक अंतरतम। अब अपन इसमें समझने की चीजें ये है कि इसको अंतरतम को किस आधार पर पता लगाया कि ये जो पृथ्वी की संरचना है इसको विभिन्न खंडों में बांटा। इसको बांटने के पीछे इन्होंने अध्ययन किया था, यदि मानव जनित भूकंपीय तरंगें होती है, मानव जनित भूकंपीय तरंगें कैसे, मतलब यदि हाइड्रोजन बम का अपन ने परीक्षण कर लिया, यदि कोई विस्फोटक पदार्थ बड़े होते हैं उनका परीक्षण कर लिया, तो भूकंपीय तरंगें या कंपन उत्पन्न होते हैं। उनका अध्ययन करके या फिर प्राकृतिक जो भूकंप आते हैं उनका अध्ययन करके आगे आप जैसे पढ़ोगे इसमें अपन डिस्कस करेंगे, तो पी और एस वेव, पी और एस वेव का इन्होंने अध्ययन किया। उस अध्ययन के आधार पर पता लगाया कि इनकी गति में कहाँ कहाँ अंतर हो रहा है। गति में अंतर होने के से ये पता लगता है कि इनका घनत्व किधर ज़्यादा है और किधर कम है। जैसे जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखते हो कि वायु में अपनी आवाज़ होती है, वो उसकी वायु में गति अलग होती है, ठोस में गति अलग होती है, और द्रव में उसकी गति अलग होती है। जैसे कि दूर से ट्रेन आ रही है तो उसको पटरी के किनारे यदि आप कान लगा के सुनोगे तो दूर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पटरी पे आपको कंपन फील होगा उसका।
तो क्योंकि वो ठोस है तो उसकी गति ज़्यादा है। उसी प्रकार से पी व एस तरंगों का इन्होंने अध्ययन किया, उसमें गति के आधार पर पता किया कि इसका घनत्व कहाँ पे चट्टानें अलग है, कैसे है, इस आधार पर फिर इन्होंने इसमें बांटा है। जैसे कि आप देखो इसमें पी व एस वेव की गति का मैंने डायग्राम लिया है, ये देखिए, ये खाली समझाने के दृष्टिकोण से है, बाकी ऐसा आपको कुछ इसमें ऐसे नहीं कि ये डायग्राम उतारना है कि वो करना है, खाली समझाने के लिए। पी व एस वेव की पृथ्वी के विभिन्न परतों में, यहाँ से पृथ्वी दे रखी है, देखिए 0 किलोमीटर से रात 6300 तक आप मानो ये अप्रॉक्स। अब इसकी डेंसिटी घनत्व दिया हुआ है, घनत्व के आधार पर ही पता लगेगा कि उस चट्टान की प्रकृति कैसी है। तो आप इसमें देखोगे जैसे कि ये पी वेव की वेलोसिटी बता रही है ये वाली लाइन, और ये वेलोसिटी किसकी बता रही है, एस वेव की। अब ये तो इसकी दी हुई है डेप्थ, मतलब पृथ्वी की गहराई, कितनी गहराई पे चट्टान, जैसे कि अपन को चेक करना है कि 3000 की गहराई पे पी वेव की गति कितनी है, तो अपन 3000 पे चेक करते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब कितनी है, 8 के आसपास जा रही है। उस तरीके से जैसे कि अपन 3000 पे अपन देखेंगे एस वेव, तो एस वेव की गति दिखा रही है ये वाली लाइन, ठीक है। लेकिन 3000 पे तो एस वेव की लाइन ही गायब है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस गहराई में एस वेव है ही नहीं, गति इस गहराई में एस वेव गति ही नहीं कर रही है। इस कारण इस गहराई में एस वेव गति नहीं कर रही है, तो इसके एस वेव और पी वेव के गुण के आधार पर फिर इसको पता लगा है कि ये ठोस है, द्रव है, कौन सी अवस्था में ये वाला भाग अस्तित्व में है। तो आप ये आगे वापस अपन इसको देखेंगे, तो वापस चलते हैं अपन पुरानी स्लाइड, ये वाला। अब आप ये देखिए, इसमें अपन ने देखा कि भूपर्पटी क्रस्ट 1 से 0 से 100 किलोमीटर तक बताया गया है। उसके बाद में नीचे आप देखोगे तो मेंटल है, यहाँ से लेके 2900 तक, 2900 से 6378। अब ये दूरी कईयों के मन में सवाल होता है कि 6378 है, कई जगह 70 भी दे रखा है, 71 भी दे रखा है, जैसे कि आप सुविंदर सिंह देखोगे उसके में शायद 71 दे रखा है। तो ये चेंज है, हालांकि ऐसे सवाल आएंगे नहीं, बाकी आए तो आप एनसीईआरटी वाला जो 70 या 78 वाला है वो आप सही कर लेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि मेंटल की जो ऊपरी परत है ये वाला, इसको ऊपरी मेंटल, मेंटल को भी दो भागों में बांटा है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, निचली मेंटल। अब इनको दो भागों में इसने बांट दिया। अब इसमें एक शब्द और आता है एस्थेनोस्फीयर का, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। अब ये कहाँ तक है, इसमें आप लिख सकते हो 400 किलोमीटर तक। तो एस्थेनोस्फीयर वो चित्र है जिसमें बिल्कुल जेली के आकार की चट्टानें पाई जाती है, जेल टाइप जैसे आपने देखा होगा वो। तो उसमें उसके ऊपर ही ये चीजें गति करती है, प्लेट जेल के ऊपर ही, इसको ही एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहा गया है। 400 किलोमीटर तक। और ज्वालामुखी लावा, जो विभिन्न ज्वालामुखी उद्भेदन होते हैं उसमें ज्वालामुखी का जो स्रोत होता है, जहाँ से मतलब लावा निकलता है, तो ज्वालामुखी की मुख्य उत्पत्ति का स्रोत कौन सा होता है, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। 400 किलोमीटर मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद एक ये मंडल और जोन दे रखा है, इसको कई बुक्स में, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा लेकिन कई बुक्स में संक्रमण मंडल या जोन ऑफ ट्रांजिशन लिखा हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे ये वाला बाहरी मेंटल है, बाहरी मेंटल, बाहरी नहीं सॉरी निचली मेंटल, ये निचली मेंटल है। तो निचली मेंटल आप देखोगे कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर तक है। ये वापस किस में आ गई, ठोस में। इसके बाद 2900 के बाद अपन जाएंगे तो क्या आएगा, बाह्य क्रोड या बाह्य अंतरतम, और अंदर जाएंगे तो 5100 से आंतरिक अंतरतम। तो अब आप ये एक चीज आपको समझ में आई होगी कि इसमें भूकंपीय तरंगों की गति किसमें कितनी क्या रह रही है, उसके आधार पर इन्होंने बांटा है। फिर उसके आधार पर ही इन्होंने स्टेट बताई है कि ये कौन सी अवस्था में है, ठोस में है कि द्रव में है। तो इसमें ध्यान रखने की चीजें आपको एक ही है कि ये जो बाह्य क्रोड या बाह्य अंतरतम है, मतलब क्रोड का बाहरी हिस्सा, क्रोड का बाहरी हिस्सा है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 2900 से लेके 5100 तक। कई पे ये दूरी 5150 भी लिखी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में 5100 है। तो ये आउटर कोर है, जो आउटर कोर का हिस्सा मतलब क्रोड का बाहरी भाग 2900 से 5100 तक। अब ये किस में है, लिक्विड में है। इसमें जो आप देखोगे मोस्ट कोई ऐसे की पूछने की चीज़ है, तो ये समझने की चीज़ ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में क्यों है। तो इसको समझाने के लिए वही वापस पी और एस वेव अपन ने देखा था, ये लिक्विड में क्यों है, आप एक बार वापस देखो उसमें पी एस वेव का। अपन ने क्या देखा कि आउटर कोर कहाँ से कहाँ तक है, 2900 से 5100 किलोमीटर तक। तो ये कौन सी अवस्था में बताइए, इसमें डायग्राम में अपन ने देखा उसमें द्रव अवस्था में बताइए। और मैंने भी यही बोला है आपको कि इसको
विशेष तौर पे याद रखना कि ये आउटर कोर है वो कौन सी स्टेट में, पृथ्वी के अंदर द्रव, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक जो पृथ्वी है वो द्रव अवस्था में है। अब वो क्यों है, तो आप देखो पी और एस वेव के प्रयोग देखो, पी वेव तो लगातार चल रही है इसकी गति, अब एस वेव आप देखो, एस वेव में आप देखोगे तो 2900 से 5100 तक गायब है, एस वेव क्या नहीं है, नहीं चल रही है, एस वेव तो यहाँ पे मतलब डिटेक्ट ही नहीं हुई, इसी एरिया में एस वेव चली ही नहीं है, चली नहीं है, क्यों नहीं चली है, क्योंकि एस वेव का गुण होता है, एस वेव का गुण होता है कि वो किस में चलती है, केवल ठोस में, इसलिए ये अनुमान लगाया है और ये रिसर्च का ये मतलब परिणाम ये है कि एस वेव केवल ठोस में चलती है, इसलिए इस एरिया में एस वेव नहीं चली, मतलब ये कौन से स्टेट में होगा, द्रव में ही होगा, तो ये कारण है। इसको अपन और भूकंप में जैसे अपन जाएंगे, चाहे चित्र वगैरह पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप केवल इतना ही देखो कि 2900 से 5100 किलोमीटर, इसको बोलते हैं बाह्य क्रोड या अंतरतम, ये कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा। अब अपन एक बार एक एक करके जो काम की चीजें हैं वो लिख लेते हैं। जैसे कि अपन पहला पॉइंट इसमें लेते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट, ठीक है, पहला पॉइंट है भूपर्पटी या क्रस्ट। अब देखो पहला पॉइंट भूपर्पटी या क्रस्ट, अपन ने क्या देखा था एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है वो चीजें सबसे पहले लिख लेते हैं। 0 से 100 किलोमीटर तक क्या है, भूपर्पटी या क्रस्ट है, तो भूपर्पटी या क्रस्ट है, लेकिन महासागरीय भागों में, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, महासागरीय भागों में इसकी गहराई कितनी है, आप नोट्स खुद की लैंग्वेज में बिल्कुल लिखना, महासागरीय भागों में इसकी गहराई 5 किलोमीटर तक है, तथा महाद्वीपीय भागों में इसकी गहराई कितनी है, 30 किलोमीटर तक है। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। और इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि क्रस्ट का घनत्व कितना है, 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन महासागरीय भागों में क्या है, बेसोल्ट चट्टानें पाई जाती है, उनका घनत्व क्या होता है, कम। तो इसी क्रस्ट का एवरेज तो दे रखा है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन महासागरीय भागों में ये घनत्व कितना है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये लाइनें हो गई, सबसे पहले ये ध्यान रखने की चीजें ये है। अब इसमें एक और लाइन दी हुई है, हिमालय पर्वत, बड़े पहाड़ होते हैं, उसमें हिमालय पर्वत का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हिमालय पर्वत की इतनी ऊंचाई है, तो इतनी ऊंचाई है तो हिमालय पर्वत के नीचे ही एक हिमालय पर्वत जैसे कि इतनी ऊंचाई पर है तो उसकी कुछ जड़ भी होगी, जितना ऊपर है उतना का क्या, उससे भी ज़्यादा ही ये नीचे होते हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे समस्थिति वगैरह में टॉपिक होगा तो अपन देखेंगे उसमें कि पर्वत की भी जड़ें होती है, ऊपर होता है उससे कई गुना ज़्यादा नीचे की तरफ धंसा होता है। जैसे कि आपने आइसबर्ग देखा होगा, उसमें 1/10वां हिस्सा किधर रहता है, केवल 10वां हिस्सा ऊपर रहता है, बाकी 9 हिस्से किधर रहते हैं, अंदर डूबे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से पहाड़ का इतना हिस्सा बाहर के लिए उसकी जड़ें क्या होती है, बहुत गहरी होती है। तो हिमालय पर्वत के नीचे इस क्रोड की जो गहराई होगी वो कहाँ तक होगी, लगभग 70 किलोमीटर तक बताई गई है एनसीईआरटी में, 70 किलोमीटर तक बताई गई है। इसमें आप इसको चित्र में भी जैसे देख सकते हो, जैसे कि देखिए आप, ये वाला पहाड़ यहाँ पे तक क्रस्ट, ये वाला समुद्र का भाग है, समुद्र के भाग के नीचे क्रस्ट कितनी दिखाई गई है, बिल्कुल ये वाली इतनी। इसके बाद आप देखोगे कि पहाड़ वाला हिस्सा आ गया यहाँ तक ये, तो इसके नीचे आप क्रस्ट देखो यहाँ तक जा रही है। तो मतलब बड़े पहाड़ों के नीचे, हिमालय वगैरह ऐसे बड़े पहाड़ होते हैं उनके नीचे 70 किलोमीटर तक गहराई तक क्रस्ट का हिस्सा होता है, जिसको भूपर्पटी माना गया है। अब आगे अपन लिखेंगे, इसमें क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे अपन क्रस्ट देखें, इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको बोलते हैं ऊपरी क्रस्ट या ऊपरी भूपर्पटी, इसको बोलते हैं निचली भूपर्पटी। अब इसकी सीमांकन किया है तो लगभग माना है कि 0 से 30 किलोमीटर तक की गहराई तक क्या मानते हैं, ऊपरी भूपर्पटी, और 30 से 100 तक क्या मानते हैं, निचली भूपर्पटी।
तो इसमें लगभग समझने का इतना ही था। अब कई बार पूछ लेते हैं कि ऊपरी क्रस्ट का घनत्व कितना होता है, तो इसका घनत्व होता है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। और इसका घनत्व कितना होता है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जैसे कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो धरातल का क्या होता है, दबाव पड़ता है, इसलिए घनत्व में क्या होती है, वृद्धि। ये पिछले लेक्चर में अपन समझ चुके हैं। इसके बाद अपन दूसरा लेंगे, मेंटल या प्रवाह। मेंटल या मेंटिल, इसको बोलेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी प्रवाह हिंदी में लिखेंगे। अब मेंटल या प्रवाह क्या होता है, इसकी अपने गहराई अब अपन पहुंच चुके थे 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर के नीचे क्रस्ट की समाप्ति हो जाती है। कई जगह ये अलग अलग गहराई भी दी होती है, तो आप उस हिसाब से ना देख के जो जनरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है या फिर एक आधी टेक्स्ट बुक जैसे कि सविंदर सिंह वगैरह जो नॉर्मली चलती है तो उसमें दिया हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ। तो मेंटल में आप देखोगे तो क्रस्ट तक तो अपन ने देख लिया, फिर 100 किलोमीटर। 100 के आगे जैसे ही आप मेंटल में जाओगे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्ट 2900 किलोमीटर। अब आपको एक चीज मैंने और बताई थी, जैसे जैसे घनत्व में परिवर्तन होता है अचानक, जैसे कि क्रस्ट ऊपर आ गई और क्रस्ट से जैसे ही मेंटल में आएंगे तो पी वेव की गति बढ़ेगी, तो गति बढ़ने से उसके घनत्व में परिवर्तन होगा। तो जहाँ पे अचानक परिवर्तन हो जाता है उस परत को क्या बोलते हैं, असंबद्धता परत। तो ये अपन आगे देखेंगे असंबद्धता परत, ये आगे ही मतलब नेक्स्ट ये समझा के एक बार दिखाता हूँ मैं, असंबद्धता परत। तो यहाँ पे जो असंबद्धता परत होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, इसको कौन से नाम से जाना जाता है, मोहो, मोहो असंबद्धता। तो मोहो असंबद्धता मेंटल कहाँ से कहाँ तक है, मोहो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, मोहो असंबद्धता परत से 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, मोहो असंबद्धता परत से 2900 किलोमीटर की गहराई तक कौन सी परत है, मेंटल या प्रवार। अब मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, जो मैंने पहले शुरू में ही बताया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ये बताया गया है। अब इसमें इसके नीचे ही जो आप देखोगे 100 के नीचे ही परत बताई गई है, उसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल। और ऊपरी मेंटल के बाद में बताया गया है एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। इसके बाद में जो जगह है उसको संक्रमण मंडल कई बुक्स में बोला है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा लिख नहीं रखा है। बाकी इसके बाद की जो है उसको बोला गया है 400 किलोमीटर पे अपन ने एस्थेनोस्फीयर, जहाँ से क्या निकलता है, लावा। उसके बाद इसको बोला गया है निचली मेंटल। तो इसमें समझने की चीज यही थी कि ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल, मेंटल को दो भागों में बांटा है। मेंटल की गहराई कहाँ से कहाँ तक है, मोह असंबद्धता परत। मोह असंबद्धता परत कहाँ पे, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, जहां पर अचानक घनत्व में परिवर्तन आता है, वहां से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, मेंटल है। अब मेंटल में ध्यान रखने की चीजें ये थी कि शुरू, एक और इसमें शब्द आता है जो मैं लिख रहा हूँ, निम्न गति का मंडल, निम्न वेग का मंडल। जोन ऑफ लो वेलोसिटी। अब निम्न वेग का मंडल किसको कहा जाता है, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर तक की गहराई तक, 100 से 200 किलोमीटर तक। आप ये लैंग्वेज बिल्कुल देते रहना, नहीं तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ऊपरी मेंटल का जो है ये वाला पोर्शन, इसमें 100 से 200 किलोमीटर तक की गहराई तक जो भूकंपीय तरंगें होती है उनकी गति क्या हो जाती है, कम।
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निम्न वेग का मंडल, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। अब ये लैंग्वेज दे देना इसको, ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर तक की गहराई तक भूकंपीय तरंगों की गति क्या हो जाती है, कम, उसे निम्न वेग का मंडल कहा जाता है। अब जैसे सवाल आ गया निम्न वेग का मंडल पृथ्वी के कौन से भाग में है, तो ये आप लिख सकते हो कि ऊपरी मेंटल। एक ये चीज समझने की आ गई। इसके बाद में अपन देखते हैं दुर्बलता मंडल का, आप लिख लो एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल। अब ये कहाँ तक है, इसका बताया गया है 400 किलोमीटर तक, और सभी भूकंपीय गतिविधि होती है उसका सोर्स क्या है, एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल। आप ये चीज देख सकते हो। इसके बाद अपन एक और 3D में आपको फोटो दिखाता हूँ मैं। इसका केवल अपन ये लिख लेते हैं एक बार, एक ये लिख लो आप जानकारी। जैसे कि ऊपरी मेंटल है, इसका घनत्व बताया गया है 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका बताया गया है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बताने की चीज़ें थी। तो इसमें मेंटल में आप ऊपरी मेंटल निचली मेंटल देख लो, मोह सभ्यता से 2900 एस्टेनोस्फेयर याद कर लो, और ये घनत्व देख लो। इसके बाद निम्न वेग का मंडल देख लो। इसमें अपन एक चीज़ और देख सकते हैं, एक जैसे कि शुरू में कल मैंने बताया था आपको स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं। तो स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में क्या आता है, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। जैसे कि स्थल मंडल या लिथोस्फीयर क्या होता है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, और ये क्या है, ज्योग्राफी में चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो आपको जैसे जैसे एक दो वीडियो आप देखोगे, दो चार एक फ्लो बनेगा, तो फिर आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि अच्छा ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे अपन भूकंप और ज्वालामुखी आगे देखेंगे, तो आपको ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। स्थल मंडल में क्या आएगा, क्रस्ट पर ऊपरी मेंटल। जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आप देखोगे, अपन आगे पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में ये बताया गया है कि एस्थेनोस्फीयर जो है, इसके ऊपर प्लेटें क्या करती है, गति करती है। तो वो प्लेट को ही नाम दिया गया है इन्होंने स्थल मंडल। तो प्लेट में कौन कौन सा हिस्सा आ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिथोस्फीयर, लिखा हुआ है ना। इसके कोष्टक में लिखा हुआ है क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, मतलब इसमें भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल दोनों के हिस्से क्या होते हैं, शामिल। और ये किसके ऊपर गति करता है, एस्थेनोस्फीयर की गति करता है। तो ये अपन ने देख लिया, एस्थेनोस्फीयर मेंटल का हिस्सा भी यहाँ तक अपन देख चुके हैं। अब अपने रहा ये हो गया, ये हो गया। इसमें अब अपने रहा है केवल क्रूड। तो क्रूड को अपन देख लेते हैं। एक मेंटल में आप एक और चीज लिख सकते हो, मैंने लिखवाया उसमें मेंटल में एक, आप एक और फैक्ट लिख सकते हो। मेंटल में 83% संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का क्या है, सब अपन फैक्ट फैक्ट क्लियर करेंगे तो धीरे धीरे कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। संपूर्ण पृथ्वी का 83% का आयतन है, और 68% क्या है, द्रव्यमान निहित है। 68% द्रव्यमान निहित है, ये आप देख, ये अलग लिखा हुआ है, इसका घनत्व है। अब द्रव्यमान और आयतन क्या है, ये शॉर्ट में जैसे मैं बताऊं, अधिकतर को तो पता ही होगा। इसको आप केवल इस तरीके से समझिए कि जो टोटल पृथ्वी है उसका 83% आयतन, आयतन मीन्स टोटल पृथ्वी है उसका कितना हिस्सा मेंटल का है, आप ये देख लो बस। 83% मतलब जैसे 100 पृथ्वी है 100 किलो की, तो 83% स्थान घेर रहा है, उसका स्थान कितना घेरा हुआ है, सॉरी, वो कहलाएगा आयतन। तो टोटल पृथ्वी का 83% हिस्सा किसमें है, मेंटल में। इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान को मतलब आप बाहर से भी ले सकते हो जनरली, लेकिन ऐसे देखें तो वेट और ये मास दोनों अलग चीज़ें होती है, लेकिन आप बाहर से देखो तो भी 68% बाहर है, वो किसमें, मेंटल में। अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं क्रूड की।
नेक्स्ट टॉपिक है अपनी क्रूड। नेक्स्ट है क्रूड। हाँ, ये अपन पढ़ेंगे। अब क्रूड में जैसा कि अपन पहुंच चुके थे कितने किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक इसको बोलते हैं बाह्य क्रूड या बाह्य अंतरतम। और 5100 से 6378 किलोमीटर तक क्या बोलते हैं, आंतरिक क्रूड। आंतरिक क्रूड। अब अब ये चीज इसमें मैंने एक आपको बताई थी, बाह्य क्रूड कौन सी अवस्था में है, द्रव। अब द्रव में क्यों है, क्योंकि एस वेव इसमें से नहीं गुजरती है। जो भूकंपीय तरंगों में अपन बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, आप केवल अभी के लिए इतना देखिए। एस वेव इसमें से नहीं गुजरती है और एस केवल गुजरती है ठोस में से। यदि ये ठोस होता तो एस वेव इसमें से गुजर जाती। अपन ने वो आगे पी व एस वेव का जो डायग्राम ग्राफ देखा, उसमें वो अंकित नहीं थी एस वेव, मतलब इसमें से नहीं गुजरती। यदि ठोस होता तो इसमें से गुजर जाती। अब तो ठोस नहीं है तो ये क्या है, द्रव माना है इसको। एक चीज ये देखने की थी। अब इसमें अपन आगे और देखें तो बाह्य जो क्रोड का हिस्सा है ये तो द्रव आ गया। अब आंतरिक क्रोड का हिस्सा किससे बना हुआ है, निकल प्लस फेरस से बना हुआ है। बस क्रोड में आप इतना ही देखिए। इसमें इसका अपन द्रव्यमान लगभग देखें तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बाहरी बाह्य क्रोड में 10 ही होता है, ये 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे कि आपको थोड़ा डाउट होगा कि ये अपन इस तरीके से कोई 3D में इमेजिन नहीं कर पा रहा है, तो आप देख लो। ये इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाला क्रस्ट का हिस्सा आ गया, क्रस्ट का आ गया ना। क्रस्ट के बाद ये आ गया, जैसे कि टोटल मेंटल देख लो आप, इसको मान लो। ऐसे कोई अलग अलग इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ नहीं है। इसको क्या मान सकते हो आप, आंतरिक क्रोड मान लो, इसको बाह्य क्रोड मान लो। तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में अपन अध्ययन कर रहे हैं कि पूरी परत का देख रहे हैं। आप ऐसे 2D में मतलब द्विमीय आकृति में मत देखना, ऐसे समतल में अपन देखते हैं वो, ऐसे क्रॉस सेक्शन में अपन अध्ययन कर रहे हैं कि ऊपरी परत कौन सी, एक बॉल की बात है, आप समझना। इसके बाद अपन तीनों लगभग पूरे कर लिए हैं। इसके बाद अपन ने मेंटल प्लूम एक जो दिया हुआ है उसको अपन देख लेते हैं। पहले क्रोड में आप लिख लो जो फैक्ट उसमें मैंने लिखवाया था मेंटल में कि 83% इसका आयतन पृथ्वी का पाया जाता है एवं 68% इसका द्रव्यमान। वैसे ही क्रोड में संपूर्ण पृथ्वी का 16% आयतन व 32% क्या है, द्रव्यमान पाया जाता है। बस ये जस्ट फैक्ट है। कभी आ जाते हैं कि निम्न कथन में से कौन सा सत्य है, तो उसमें से आ जाते हैं ऐसे। और द्रव्यमान आयतन, इसका मैंने आयतन एवं द्रव्यमान का आपको बता दिया है कि ये क्या होता है, तो वो आप देख लेना। अपन अब एक थ्योरी छोटा सा है, अ, ये पी व एस तरंगों के परतों का मैं बता चुका था। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एस वेव क्या है, डिटेक्ट नहीं हो रही है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेंटल प्लूम। अब मेंटल प्लूम की जो अवधारणा है वो दी थी 1963 में टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन टूजो विल्सन ने दी थी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि ये प्लेट है, ये ऊपर का हिस्सा है भूपर्पटी का, ये ऊपरी मेंटल लिथोस्फीयर बता रखा है इसने। देखो ये लिथोस्फीयर बता रखा है ऊपर का, जो कि किसके ऊपर गति कर रहा है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गति कर रहा है। अब ये वाला पोर्शन आ गया कोर का। अब आप देखोगे कि कोर से कोई तपी हुई जो चट्टाने हैं, तप्त शैल है, वो कहाँ पे गति कर रही है, धीरे धीरे मेंटल में गति कर रही है। किधर गति कर रही है, कोर से किधर जाएगी, ऊपर जाएगी तो मेंटल की तरफ जाएगी। मेंटल में गति करते हुए मशरूम के आकार के रूप में धीरे धीरे जमा हो जाती है। जाते हुए किधर जमा हो गई है, ये जाते हुए क्रस्ट के पास में जमा हो गई है।
तो क्रस्ट के पास में जमा हो गई है, तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती है उसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार का जो संरचना होती है, सॉरी, उसको बोलते हैं डाइपीर या फिर हॉटस्पॉट बोलते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी आते हैं वो किससे आते हैं? इससे भी आते हैं। किससे? मेंटल प्लूम इसको घटना को कहा जाता है। अब 1963 टूजो विल्सन, अब इसको अपन थोड़ी परिभाषिक शब्दावली में लिखें तो इसको अपन लिख सकते हैं कि कहाँ से आ रही है ये। आ, बाह्य क्रोड व मेंटल की सीमा से, बाह्य क्रोड व मेंटल की सीमा से प्रारंभ होकर संवहनीय क्रिया। अब ये संवहनीय क्रिया क्या होती है? संवहनीय क्रिया जैसे आपने देखा होगा कि यदि अपन पानी उबालते हैं तो नीचे से पानी गर्म होकर वो धाराएं होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। चाय वगैरह अपन बनाते हैं तो धाराओं, संवहनीय धाराओं के रूप में वो पूरा पानी जमा हो जाता है, नीचे का गर्म होता है, फिर वो संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर चलता रहता है। तो वो उसी तरीके से ये संवहनीय धाराओं द्वारा कहा जाता है, ऊपर संवहनीय क्रिया द्वारा मेंटल से होकर मशरूम नुमा आकृति में, मशरूम नुमा आकृति में, मशरूम नुमा आकृति में क्रस्ट के पास में, या आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना जो नोट डाउन कर रहे हो वो, मशरूम नुमा आकृति में क्रस्ट के पास में क्या होता है? जमा हो जाता है। तो इस प्रकार की चट्टान को क्या कहा जाता है? डाइपिर कहा जाता है। और इसको हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। जैसे कि प्रश्न काफी बार आया हुआ है कि हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी, तो जो जिन्होंने जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का जो पोर्शन पढ़ा होता है उनको लगता है कि वो उस जैव विविधता वाले पोर्शन से सोचते हैं कि किसने दी होगी, नॉर्मन वारियस वगैरह वो शब्द आते हैं। तो हॉटस्पॉट वाला उसमें वो जैव विविधता वाला सवाल नहीं हो, और इसमें टूजो विल्सन दे रखा है तो आपको टूजो विल्सन 1963 ये करना है। तो मेंटल प्लूम की घटना क्या होती है वो समझा दिया है। मतलब इसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वो डायरेक्ट कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? इसका कोर से जुड़ा हुआ होता है। नहीं तो बाकी अपन ने ज्वालामुखी उद्भेदन का कहाँ से देखा है? एस्थेनोस्फीयर से। अब इसमें लास्ट एक टॉपिक रहा है, लगभग सब हो गए हैं। इसमें लास्ट रहा है असंबद्धता परत। असंबद्धता परत किसको बोलते हैं? शुरू में मैंने बताया डिसकंटिन्यू लेयर उसको बोलते हैं पृथ्वी के किसी हिस्से में अचानक घनत्व में क्या होती है? पी तथा एस वेव में, एस तरंग में अचानक वृद्धि होने पर, वृद्धि होती है, उससे क्या होता है? पी एस वेव वृद्धि होने क्या बताता है? घनत्व में वृद्धि होती है। मतलब पृथ्वी के किसी एक मंडल से दूसरे मंडल में आंतरिक संरचना में मतलब जाने पर घनत्व में क्या होती है? अचानक वृद्धि होती है। अचानक यहाँ पे आप लिख लेना, पृथ्वी के घनत्व में अचानक वृद्धि होती है किसी एक परत से, पृथ्वी के किसी एक परत से दूसरी परत में जाने पर अचानक वृद्धि होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? असंबद्धता परत। असंबद्धता परत का कई बार पूछ लेते हैं, मैं खाली नाम लिखूंगा फिर अपन देख लेंगे उस डायग्राम में। कॉनॉर्ड असंबद्धता परत, कॉनॉर्ड असंबद्धता परत, फिर अगली लिखेंगे मोहो असंबद्धता परत। आप आगे लिख लेना ये मोहो असंबद्धता परत, कॉनॉर्ड मोहो। कॉनॉर्ड असमझदा परत, कॉनॉर्ड आ जाएगा, मोहो आएगा, गुटेनबर्ग, और लेहमा। तो असंबद्धता परत में आपको यही बताना है, मतलब समझने की चीजें यही है कि जैसे कि आप इसमें देखोगे, इसमें भी देख सकते हो डायग्राम, ये वाला डायग्राम, इसमें भी आप देखो। इसमें जैसे कि आप देखोगे तो जो क्रस्ट का हिस्सा है
ये वाला क्रस्ट आ गया। क्रस्ट को भी अपन ने कितने भागों में बांटा था? दो। तो ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट, क्रस्ट में भी ऊपरी व निचली क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता परत पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? कॉनॉइड असंबद्धता परत। फिर कॉनॉइड के बाद में क्रस्ट एवं मेंटल के बीच में जो असंबद्धता परत पाई जाती है, मतलब यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? मोहो असंबद्धता परत, मोहो। फिर दोनों मेंटल के बीच में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? रेपेटी असंबद्धता परत। इसको अपन लिखेंगे इधर रेपेटी असंबद्धता परत। उसके बाद में मेंटल एवं जो बाहरी क्रोड है उसके बीच में पाई जाती है, उसके बोलते हैं गुटेनबर्ग विचार्ट, गुटेनबर्ग विचार्ट असंबद्धता परत। उसके बाद में दोनों क्रोड के बीच में, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के बीच में जो असंबद्धता परत पाई जाती है उसको बोलते हैं लेहमान असंबद्धता परत। तो इसको आप ये देख सकते हो, एक बार मैं वापस भले ही डायग्राम बना दूंगा। इसमें आप देखो कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट को दो भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट, जिनका माना है 30 किलोमीटर। तो उसके बीच बीच में जो असंबद्धता परत पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? कॉनॉइड असंबद्धता परत। और फिर क्रस्ट के बाद में आ गया मेंटल। तो क्रस्ट के बाद में जो मेंटल आया, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच में जो असंबद्धता परत पाई जाती है उसको बोलते हैं मोहो। फिर अपन डायग्राम में मैं अलग से बना देता हूँ इसमें, आप देखो। जैसे कि बस ये लास्ट पोर्शन है, हो गया पूरा। ये जैसे कि ऊपरी क्रस्ट आ गई, निचली क्रस्ट आ गई, इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता परत आएगी उसको क्या बोलेंगे? कॉनॉइड असंबद्धता परत। ठीक है। इसके बाद में फिर ऊपरी मेंटल आएगा। तो इस क्रस्ट क्रस्ट का पोर्शन कौन सा है? क्रस्ट का पोर्शन आप देखोगे तो ये है, इसको ऊपरी व निचले में बांटा है। फिर इसके बाद आप ऊपरी मेंटल देखोगे, मतलब इन दोनों के बीच में, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच में यहाँ पे असंबद्धता परत आएगी, इसको क्या बोलेंगे? मोहो असंबद्धता परत, असंबद्धता परत। इसके बाद में ये एस्थेनोस्फीयर आ गया, संक्रमण मंडल आ गया, जो दिया हुआ कहीं पे है कहीं पे नहीं है। उसके बाद में निचली मेंटल आ गई। इसके बाद में बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये बाह्य क्रोड मैं लिख लेता हूँ, बाह्य क्रोड ये किस में है? द्रव में, ये ध्यान रखने की चीजें हैं। फिर आंतरिक क्रोड ये है ठोस में, निकल एवं फेरस से बना हुआ है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये आ जाएगी निचली मेंटल। ठीक है। ये एस्थेनोस्फीयर है और इसको बोलेंगे अपन ऊपरी मेंटल। तो आप ये देखिए कि दोनों क्रस्ट के बीच में जो परत है उसको बोलेंगे असंबद्धता परत, क्रस्ट और मेंटल के बीच में उसको मोहो बोलेंगे, कॉनॉइड मोहो। और फिर आएगा ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच में क्या है? कॉनॉइड मोहो और रेपेटी असंबद्धता परत, कॉनॉइड मोहो और रेपेटी असंबद्धता परत। फिर निचली मेंटल एवं बाह्य क्रोड के बीच में उसको बोलेंगे गुटेनबर्ग विचार्ट असंबद्धता परत, विचार्ट भी बोलते हैं अलग से कई बार, विचार्ट असंबद्धता परत। फिर इसके बाद बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच में कौन सी है? लेहमान असंबद्धता परत। अब एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। अपन ने पृथ्वी का जो क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का लिया है उसको तीन भागों में बांटा है, भूपर्पटी या क्रस्ट, भूपर्पटी या क्रस्ट, या फिर मेंटल, मेंटल का पोर्शन यहाँ तक आ गया। मेंटल 100 किलोमीटर यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे अपन ने 2900 किलोमीटर लिखा था, फिर यहाँ पे 5100 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 6378 किलोमीटर, जो कि अपन ने वो डायग्राम था उसमें अच्छे से बता चुके थे। अब असंबद्धता परत किसको बोलते हैं ये मैंने बताया, जहाँ पे पृथ्वी के
चट्टानों के घनत्व में क्या आता है, अचानक परिवर्तन आता है। उसको नोट किससे करते हैं, पी वेव या एस वेव की गति मापते हैं, कितना अंतर आ रहा है उसमें, तो उसके आधार पर डिफाइन करते हैं। तो असंबद्धता परत, अचानक घनत्व में परिवर्तन आता है, उसको परत को असंबद्धता, जहां से अचानक, जैसे यहाँ पे घनत्व अलग था और यहाँ पे अलग हो गया, तो इनके बीच में असंबद्धता परत कौन सी आई, मोह। यहाँ पे ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट में अलग हो गया तो कॉनॉर्ड, उस तरीके से। तो दोनों क्रस्ट के दोनों भागों, ऊपरी व निचले के बीच में कॉनॉर्ड, और फिर क्रस्ट और मेंटल, ऊपरी मेंटल के बीच में मोहो, और फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेपेटी, फिर निचली मेंटल व बाह्य क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग विचार्ड असंबद्धता, और फिर बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच में लेहमान असंबद्धता परत। अब इसमें प्रश्न कैसे आता है, जैसे कि उसके बेसिस पे अपन ने ये समझ तो लिया, अब उसमें मतलब परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, तो इस तरीके से आएगा कि ऊपर से नीचे तक जमाइए। तो आपको ये याद होना चाहिए, कॉनॉर्ड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमान विचार, लेहमान। तो ये याद होगा अच्छे से, प्रश्न के फॉर्मेट यही रहेगा, जैसे अपन आगे देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो। तो आज अपन ने जैसे कि समराइज करें एक अच्छे तरीके से, तो अपन ने क्या देखा, आपको ये बताया कि एनसीईआरटी का ये पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, इसकी जो सब लगभग चीज़ें थी वो टोटल मैंने कवर की। आप खुद रीड करना, ये एक बार अच्छे से आप देख लो, मैंने जो कलर में हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद दूसरा पेज ये था क्रोड का, ये अपन ने देखा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया भूपर्पटी, प्रावार, मेंटल व क्रोड को कैसे बांटा गया है, हिमालय वाला उदाहरण दिया वगैरह। फिर अपन ने भूपर्पटी में ये मेन चीज़ें देखी, फिर मेंटल में मेन चीज़ें देखी, फिर क्रोड में मेन चीज़ें देखी। उसके बाद में 3D में ये अपन ने इस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, ये भी आपको बताया, ये बॉल की भांति मानना है आपको। फिर पी व एस वेव का जो वेलोसिटी का जो अंतर आ रहा है, क्योंकि जो ऊपरी मेंटल है वो द्रव अवस्था में कैसे है, उसको साबित करने के लिए वो अपन ने समझाया। उसके बाद मेंटल प्लूम क्या है, उसकी अवधारणा किसने दी और क्या समझना था। उसके बाद अपन ने असंबद्धता परत देखी, असंबद्धता परत को मैंने आपको अच्छे से और समझाया है, ये वाला आप देखिए, इसमें अच्छे से समझाया है, तो आप ये याद कीजिए। और जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे, इसी यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। उसमें कुछ चीज़ें जैसे कि बाकी रही है इसी यूनिट की, जैसे मैंने बताया था कि ये वाला अपन पढ़ेंगे, शुरू में ही मैंने शुरू में ही लिखा था। हम्म, हम्म। तो इसमें आप देखोगे कि लगभग सब हो चुका है, ये वाला पोर्शन नहीं हुआ। डॉली, जेफरी, जोन्स, वांडर का इनके व्यू क्या है वो अपन देख लेंगे, और फिर आएंगे भूकंप एवं ज्वालामुखी पे। इसके व्यू के साथ में PYQ और MCQ जो इससे संबंधित होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। और भूकंप और ज्वालामुखी फिर पोर्शन को लेंगे, उसमें आपको ये हेल्प करेगा और समझने में मदद मिलेगी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से भूकंप ज्वालामुखी आप अच्छे से समझ पाओगे। क्लास मुझे लगता है लगभग अच्छी लंबी खासी लंबी हो गई, सोचा नहीं था कि इतनी लंबी होगी क्लास। तो कल लगभग आधे घंटे की अपन रखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास अक्सर ठीक नहीं रहती है। तो धन्यवाद, आप देखिए, और इसमें कोई कमेंट हो, आपके सुझाव हो तो बिल्कुल कीजिए। थैंक यू।